Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary. And today we will continue our discussion on Indian legal history and the topic of our today's video is Indian legal history part 17 grant of Diwani and judicial plans of Warren Hastings. और हमारे सब टॉपिक्स हैं company as Diwan, that is dual system of government and the reasons of failure of this dual system of government. So my dear legals, this is time for a quick revision. और ये ग्रांट ऑफ दीवानी एंड जुडिशियल प्लान्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पर हमारी सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो हमने किया था पार्ट 16 में, तो एक बार देख लेते हैं हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 16 में हमारे सब टॉपिक्स थे ग्रांट ऑफ दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसमें हमने किया था डिफरेंस बिटवीन निजामत एंड दीवानी। तो डियर लीगल ईगल्स, तो ग्रांट ऑफ दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था बैटल ऑफ पलासी देन बैटल ऑफ बक्सर। कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकली एकदम से एक्टिव हुए और उन्होंने नवाब बंगाल और जो उसके फ्रेंच एलाइज थे उनको बैटल ऑफ पलासी में हराया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ जिसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने मिलके 3 आर्मीज को हराया था। एक तो बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और मुगल एम्परर शाह आलम की जो फोर्सेस थी उनको इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में हराया। उसके बाद हमने पढ़ा दीवानी क्या है। दीवानी इज बेसिकली रिलेटेड टू fiscal administration, that is revenue, custom and all that like stuff, plus administration of civil justice. अब निजामत का हेड कौन था? ये नाजिम था जिसको हम नवाब भी जानते हैं, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और दीवानी के जो हेड थे वो थे दीवान साहब, और ये क्या करते थे ये सब हमने पार्ट 16 की वीडियो में कर लिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन अगर आप पार्ट 1 to 16 देखना चाहते हैं तो द लॉजिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और इंडियन लीगल हिस्ट्री नाम की एक प्लेलिस्ट उसमें है, उसको एक्सेस कीजिए, सारे वीडियोस वहीं मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो कंपनी इज दीवान, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल चुके हैं। मुगल एम्परर ने इनको हैंड ओवर कर दिए हैं मात्र 26 लाख रुपए सालाना पर एनम। क्या आप मुझे बस 26 लाख पर एनम दे दीजिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, वहाँ का सिविल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही देखिए, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नवाब देखेंगे। और एट लास्ट क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कह दिया था कि नवाब को जो आपकी आर्मी है उसकी मेंटेनेंस भी हम करेंगे। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो कंपनी प्रेफर्ड टू एग्जीक्यूट इट्स दीवानी फंक्शन थ्रू द नेटिव्स अंडर द सुपरविजन ऑफ its official instead of appointing the English servant for this purpose. So my dear friends, company was very clever. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। अब इनडायरेक्टली में क्या था कि हम किसी नेटिव को ही, जो लोकल लोग हैं, मतलब जो इंडियन ही हैं, उसको हम अपॉइंट करेंगे इसके लिए। लेकिन ये जो नेटिव है ये सुपरविजन में रहेगा। किसके सुपरविजन में रहेगा? इंग्लिश सर्वेंट के सुपरविजन में। ये ऑर्डर्स यहाँ से लेगा, ये जो नेटिव है जिसको हम इसके लिए अपॉइंट करेंगे कि तू रेवेन्यू और सिविल जस्टिस देख, ये यहाँ से इंग्लिश सर्वेंट से ऑर्डर लेगा और यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। तो ये कंपनी ने एक तरीके से एक नया सिस्टम लागू किया रेवेन्यू कलेक्शन का। मतलब दीवानी से जितने भी रिलेटेड फंक्शंस थे सिविल जस्टिस के, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, वो सब ऐसे उन्होंने कि एक लोकल बंदा हम पिक करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा इंग्लिश सर्वेंट को जो उसका सुपरवाइजर होगा। इट अपॉइंटेड मोहम्मद रेजा खान
as company's diwan at Murshidabad, that is in Bengal, and Raja Shitab Roy was appointed as company diwan at Patna, that is Bihar. तो माय डियर फ्रेंड्स, बंगाल में अपॉइंट कर दिया जाता है मोहम्मद रेजा खान को, जिनका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद रेजा खान। सैयद मोहम्मद रेजा खान। अब ये रेजा खान साहब कौन थे? तो ये दीवान तो आपने देख लिया, अपॉइंट हुए मुर्शिदाबाद में। ये नायब निज़ाम और नायब दीवान भी रहे हैं बंगाल के। और ये बेसिकली ही वाज फ्रॉम पर्शिया, ही वाज एन एडवेंचरर फ्रॉम पर्शिया, जो मुझे इनको गूगल करने के बाद जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो ये जिस ज़माने में बंगाल में नवाब हुआ करते थे, नवाब अलवर्दी खान, अलवर्दी खान, उस वक्त ये मोहम्मद रेज़ा खान बंगाल पहुंचे थे। और उसके बाद जाके ये बहुत जल्दी इनका जो स्टेटस था वो ऊपर गया था। और देखा जैसे आपने, इनको दीवान अपॉइंट कर दिया गया मुर्शिदाबाद में। और सबसे पहले इनको इन द ईयर 1756 इनको फौजदार ऑफ कटवा अपॉइंट किया गया था, फौजदार ऑफ कटवा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक कि हम ज़्यादा डिटेल्स पढ़ें मोहम्मद रेज़ा खान की या राजा शिताब रोय की, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप कोई ये 20 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो मोहम्मद रेज़ा खान से रिलेटेड अगर आप 2-3 लाइन लिख देंगे तो शायद आपको 3 या 4 नंबर उसमें क्वेश्चन में मिल जाए, तो आंसर देने के मिल जाए। तो अब मोहम्मद रेज़ा खान को दीवान अपॉइंट कर दिया गया मुर्शिदाबाद का कि भाई मुर्शिदाबाद का जो इलाका है ये आपका इलाका है, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और आपके ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिशियल है उसको रिपोर्ट कीजिए, ऑर्डर्स वहीं से लीजिए। और ऐसे ही पटना में राजा शिताब रोय को अपॉइंट किया गया कि अब आप दीवान है। वो एक बड़ा खिताब होता था दीवान, उस वक्त कोई छोटा मोटा खिताब नहीं था, ये दीवान बड़ा खिताब था, दीवान साहब बोलते थे लोग। आज भी अब अगर आप यूपी वगैरह में जाते हैं तो जो पुलिस के कांस्टेबल्स वगैरह हैं, हवलदार हैं, उनको लोग आज भी दीवान जी बोलते हैं, दीवान जी क्या हाल है या दीवान जी ये वो। तो ये अभी भी चलन में है नाम। तो इन लोगों को दीवान अपॉइंट किया गया मुर्शिदाबाद और पटना का। चलते हैं आगे। English officers were appointed at both the places to supervise the working of these two native divans. So my dear friends, as usual यही होना था और इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके सिर पर 2 इंग्लिश सुपरवाइजर्स बैठा दिए गए कि आप इनको सुपरविजन करेंगे। These divans were to discharge the function of revenue collection and administration of civil justice. Second, 2 फंक्शन मिले हैं, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन का इन दीवान्स को, रेजा खान को और राजा शिताब रोय को, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस का, ये 2 फंक्शन इनको मिल गए हैं। यानी कि जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे ये एज अ जज प्रिसाइड करेंगे और सिविल केसेस में डिसीजन डिलीवर करेंगे, जजमेंट डिलीवर करेंगे। तो नाउ वी हैव अ नोट विद 2 डॉट्स। दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन 1765 बाय रॉबर्ट क्लाइव, consequent to taking over Diwani by the company, did not prove to be a successful venture. तो my dear friends, ये जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जिसमें दीवान अपॉइंट किए गए थे, नेटिव पीपल जो अपॉइंट किए गए थे टैक्स कलेक्शन के लिए और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस के लिए, ये ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ और इट वाज अ एपिक फेलियर फॉर कंपनी। और ये क्यों हुआ इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रीजन ऑफ फेलियर ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। So my dear friends, public welfare was totally ignored and everyone tried to exploit the situation to his best advantage. तो रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो इसके चक्कर में ये जो पब्लिक वेलफेयर, जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था पब्लिक वेलफेयर, इसको इग्नोर कर दिया गया एंड एवरीवन ट्राइड टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू हिज बेस्ट एडवांटेज। और सबने जो अपनी एडवांटेजेस के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, अकॉर्डिंगली उन्होंने किया। और पब्लिक वेलफेयर नाम की कोई भी चीज़ उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। तो पहला कारण तो ये बना, English servant of the company has power but no obligations.
This resulted in the state of total confusion and chaos. So my dear friends, अगर शक्तियां हैं तो शक्तियों के साथ उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशंस भी होनी चाहिए, अंकुश जिसको हम बोलते हैं। अगर अंकुश नहीं है तो आउट ऑफ कंट्रोल पावर हो जाती हैं और वो केवल विनाश ही करती हैं। तो यही केस हुआ, जो इंग्लिश सर्वेंट थे उनके पास पावर थी लेकिन ऑब्लिगेशन उनके ऊपर कुछ नहीं था। सो दिस रिजल्टेड इन द स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड क्योस। थर्ड वन, Indian officials had no effective power to enforce their decision, nor could they dare to take action against the English servant of the company. तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, वो लोग पपट्स बन गए थे, कठपुतली बन गए थे अंग्रेज़ों के हाथों की, और वो जो ऑर्डर्स देते थे उनको वैसे ही अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता था। उनके पास अपनी कोई पावर्स नहीं थी और वो किसी भी कीमत पर जो ब्रिटिश सर्वेंट्स थे, इंग्लिश सर्वेंट्स, उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। सो इस तरीके से स्लाइड पर हमने 3 रीजंस पढ़े। अब चलते हैं आगे। इंग्लिश सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन द अदर हैंड मिसयूज्ड पावर्स फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड्स एंड करप्शन एंड ब्राइबरी वाज रैम्पेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो इंग्लिश सर्वेंट्स थे उनके पास पावर्स थी, ऑब्लिगेशंस कुछ नहीं थी, तो उन्होंने उन पावर्स को मिसयूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड करप्शन, भ्रष्टाचार और घूसखोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। द कंपनी शुडली एट्रीब्यूट दिस फेलियर टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द नेटिव ऑफिसर्स। तो माय डियर फ्रेंड, एज यूजुअल किसी के सिर पर तो ठीकरा फोड़ना था इस चीज़ का, किसी को तो जिम्मेदार बनाना था। तो इसके लिए उन्होंने नेटिव ऑफिसर्स के गले में फंदा डाल दिया। मीन्स कि ये जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने रखा है और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस है, जो इसमें ये इतनी खामियां हैं, इनका कारण केवल नेटिव ऑफिसर्स हैं, जो लोकल लोग हैं। जैसे रेजा खान जो मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया गया था, और राजा शिताब रॉय जिनको पटना का दीवान बनाया गया था, इनके से इस जिम्मेदारी को दिया गया था कि, और जो परिणाम इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुए तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के सिर मढ़ दी गई। इन 1767 गवर्नर क्लाइव लेफ्ट इंडिया एंड वर्डलेस्ट वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कैलकाटा। सो माय डियर फ्रेंड, 1767 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है और उनकी जगह पर कोलकाता में वर्डलेस्ट को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। नाउ he tried to improve the Diwani administration by appointing English servant of the company as supervisors, but there was no significant improvement. He tried to improve the Diwani administration, तो उसने सोचा कि कुछ सुधार करते हैं इस दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन में, by appointing English servant of the company as supervisor, और जो इंग्लिश सर्वेंट थे कंपनी को उनको एज अ सुपरवाइजर ही वांट टू अपॉइंट दैट, बट उसका भी कोई फायदा इनको नहीं मिला। The supervisor misused their power to their selfish end and exploit the people. Again the same thing, अपने लिए ही उन्होंने पावर्स का यूज़ किया, और जो लोकल नेटिव्स लोग थे, लोकल नेटिव्स थे, लोकल जनता थी, उनका खूब शोषण किया गया। They did not have the adequate training and experience to perform their duties efficiently. So my dear friends, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, तो इसलिए वो अपनी ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं रहे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द कंपनी पुट द ब्लेम स्क्वायरली ऑन द इंडियन ऑफिशियल्स एंड डिसाइडेड टू परफॉर्म ऑल दीवानी फंक्शन थ्रू इट्स ऑन इंग्लिश ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। द सेम थिंग हैपन्स अगेन, ये ब्लेम भी इंडियन ऑफिशियल्स के सिर पर लगा दिया गया, और कंपनी ने इस बार डिसाइड किया कि जो दीवानी फंक्शन है उसको इंग्लिश ऑफिशियल ही करेंगे, सुपरवाइज़र भी इंग्लिश रहेगा, और रेवेन्यू कलेक्टर जो होगा दीवान, वो भी इंग्लिश सर्वेंट को ही हम बनाएंगे। दस, द रेवेन्यू कलेक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस वर बोथ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी सर्वेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन था सिविल जस्टिस का, वो डायरेक्टली कंपनी के हाथों में आ गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कंटिन्यू टू बी इन द हैंड्स ऑफ नवाब और नाजिम फॉर टू ऑब्वियस रीजन। क्रिमिनल जस्टिस को अभी कंपनी ने अपने हाथों में नहीं लिया था, कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी,
ये अभी भी नवाब साहब के हाथ में था। रीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वाज नॉट बेनिफिशियल टू द कंपनी। जी हाँ, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं था, इसको कोई प्रॉफिट कंपनी को क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई दे रहा था। एंड सेकंड रीजन वाज इट वाज लाइकली टू अरोज द सेंटिमेंट ऑफ इंडिजीनियस नेटिव्स पॉपुलेशन अगेंस्ट द कंपनीज बैड इंटेंशंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेम थिंग कि अगर वो क्रिमिनल जस्टिस को अपने हाथों में लेते हैं, जो स्वदेशी लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो उनसे नाराज़ हो सकते हैं। और कंपनी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहती थी जहाँ पर उसको जो लोकल लोग हैं उनके विरोध का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी अभी कंपनी ने एक दो बड़े युद्ध जीते हैं, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, और कंपनी अपनी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में लगी हुई है। तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि हमारी इमेज खराब हो और हमें रुकना पड़े, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस से भी किनारा करके रखा। सो द कंपनी अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब वॉरेन हेस्टिंग्स पिक्चर में आ जाते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। टू एग्जीक्यूट इट्स चेंज्ड पॉलिसी रिगार्डिंग दीवानी फंक्शंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर। अब वो अपनी जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दीवानी फंक्शंस को चलाने के लिए, उसके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स करेंगे। तो इस जुडिशियल प्लान की भी 3 स्टेजेस हैं, वो सब हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप टेलीग्राम द लॉजिकल स्टडीज़ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा अगेन द लॉजिकल स्टडीज़ हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल करना है रिगार्डिंग, आपको आवश्यकता महसूस हो रही है किसी स्टडी मटेरियल की, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की, या नोट्स की, या अपने डिसर्टेशन या थीसिस में, रिसर्च में आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं thelogicalstudies@gmail.com पर। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।